प्रिय विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अपना इकोनॉमिक्स में। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र विषय में अध्याय 3 उत्पादन तथा लागत। इस इकाई के जो माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा जो प्रश्न बैंक जारी की गई है, उन प्रश्नों के विकल्प और रिक्त स्थान यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही उत्तर लेके आया हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो में प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 25 तक जो कि प्रश्न हैं वे आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। मैं आपको उनके उत्तर भी इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। इसके बाद प्रश्न 1 से लेकर 10 तक ज्ञान परख वाले प्रश्न हैं जो कि विषय पर आधारित प्रश्न रहेंगे। निर्धारित अंक 3 हैं। इनके उत्तर आपको लगभग 75 से 100 शब्दों में लिखना है। इसके बाद 1 से लेकर 10 तक फिर 10 प्रश्न ऐसे रहेंगे जो प्रश्न समझ परख वाले होंगे, विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे जिनके लिए 4 अंक निर्धारित हैं। इनके उत्तर आपको लगभग 100 से 150 शब्दों में लिखना रहेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की दशा में उत्पादन में परिवर्तन तब होता है जब। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की दशा में उत्पादन में परिवर्तन तब होता है जब कब होता है जब एक साधन में परिवर्तन अनुपातिक हो, यानी एक साधन में परिवर्तन किया जाए, शेष अन्य साधन स्थिर रखे जाएं, तब जाकर के पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की दशा में उत्पादन में परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है, स्थिर लागत को कहते हैं। स्थिर लागत को क्या कहते हैं? पूरक लागत भी कहते हैं। जबकि परिवर्तनशील लागत कौन सी लागत होती है? अस्थिर लागत परिवर्तनशील लागत होती है। जबकि स्थिर लागत को क्या कहते हैं? पूरक लागत। और परिवर्तनशील लागत प्रमुख लागत कहलाती है, मुख्य लागत होती है। जबकि आपकी स्थिर लागत है पूरक लागत। तो आपका सही विकल्प है पूरक लागत। प्रश्न क्रमांक 3, एक फर्म अपने स्थिर साधनों को किस अवधि में नहीं बदल सकती है? तो एक फर्म अपने जो स्थिर साधन हैं उनको किस अवधि में, किस समय अवधि में नहीं बदल सकती है? विकल्प दिए हैं, कभी भी, दीर्घकाल में, अल्पकाल में, इनमें से कोई नहीं। तो एक फर्म क्या है? अपने स्थिर साधनों को किस अवधि में नहीं बदल सकती है? अल्पकाल में नहीं बदल सकती है। सही उत्तर हो जाएगा अल्पकाल में। प्रश्न क्रमांक 4, कुल उत्पादन कैसे निकाला जाता है? इसका सही विकल्प है सिग्मा एमपी, यानी कि सीमांत उत्पादन का योग। जो मार्जिनल प्रोडक्शन है, मार्जिनल प्रोडक्ट है, उन सब का जो टोटल कर देंगे, योग कर देंगे, तो वह क्या निकल आएगा? कुल उत्पादन। तो कुल उत्पादन का सूत्र हो जाएगा 3 नंबर में जो आपको तीसरे विकल्प में दिया है, सिग्मा एमपी। अगला प्रश्न है, उत्पादन फलन को व्यक्त करता है। उत्पादन फलन को किसके माध्यम से व्यक्त किया जाता है? आइए देखते हैं विकल्प। QX बराबर PX, QX DX, QX फलन ABCD, या इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों, मेरे मतानुसार यहाँ पर चौथा विकल्प सही रहेगा, इनमें से कोई नहीं। आइए प्रश्न को एक बार और देखें। उत्पादन फलन को व्यक्त करता है, तो उत्पादन फलन को इनमें से कोई भी सूत्र व्यक्त नहीं करता, क्योंकि उत्पादन फलन का सही सूत्र क्या है, जो कि नीचे आपको जो हाईलाइट किया हुआ लिखा हुआ है। उत्पादन फलन Q बराबर है फलन काय का L और K का, जहां L श्रम का संकेत है और K पूंजी का संकेत है। तो मेरे मत अनुसार इसमें से चौथा विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थिर लागत का उदाहरण नहीं है? स्थिर लागत का उदाहरण नहीं है, यानी बाकी की लागत स्थिर लागत होंगी, लेकिन एक ऐसा विकल्प है जो कि स्थिर लागत नहीं है। तो भूमि और भवन पर व्यय। भूमि और भवन पर व्यय क्या होता है? स्थिर लागत होती है। प्लांट एवं मशीनरी पर व्यय, यह भी स्थिर लागत है। जबकि अस्थायी आकस्मिक श्रमिकों को यदि हम भुगतान करें तो यह क्या हो जाएंगी? कौन सी लागत हो जाएगी? यह स्थिर लागत नहीं होगी, बल्कि अस्थिर लागत या परिवर्तनशील लागत होगी। और लाइसेंस फीस भी स्थिर लागत होगी। इसलिए सही विकल्प रहेगा 3 नंबर, अस्थायी आकस्मिक श्रमिकों की। प्रश्न क्रमांक 7, उत्पादन प्रारंभ
होने के पहले निम्न में से कौन सी लागत पाई जाती है? तो विद्यार्थियों, यदि उत्पादन प्रारंभ होने के पहले कौन सी लागत पाई जाती है? स्थिर लागत, क्योंकि स्थिर लागत ऐसी लागत है जो उत्पादन प्रारंभ होने के पहले भी पाई जाती है। प्रश्न 8वां, वस्तु की 12 इकाइयों को उत्पादित करने पर औसत लागत 40 रुपये है। एक बार और पुनः दोहराता हूँ कि वस्तु की 12 इकाइयों को उत्पादित करने पर औसत लागत 40 रुपये है। ऐसे में 12 इकाइयों को उत्पादित करने में कुल लागत होगी। तो यहाँ पे एक बार और देख लीजिए आप कि जब वस्तु की 12 इकाइयों को उत्पादित करने में औसत लागत कितनी आ रही है? 40 रुपये, यानी एवरेज निकल रहा है, औसत निकल रहा है 40 रुपये। तो 12 इकाइयों को उत्पादित करने में क्या होगा? 12 का और 40 का हमें गुणा करना होगा, जो कि हमारा सही उत्तर आना चाहिए 480 रुपये, जो कि मैंने आपको हाईलाइट करके बताया है कि दिया है कि वस्तु की 12 इकाइयों को उत्पादित करने में औसत लागत 40 रुपये आती है, यानी एक इकाई की उत्पादन लागत क्या हो जाएगी? 40 रुपये। ऐसे में 12 इकाइयों को उत्पादित करने की कुल लागत होगी 40 गुणा 12 बराबर 480 रुपये। लेकिन यहाँ पर किसी भी विकल्प में 480 रुपये नहीं दिया हुआ है। इस कारण से इस प्रश्न की संरचना मेरे मत अनुसार गलत लग रही है। तो मैंने अपना जो मुझे ऐसा लग रहा था कि इसका सही उत्तर 480 रुपये है, तो मैंने अपना यहाँ पे मत लिख दिया है। इन सभी विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। अगला प्रश्न है, स्थिर साधनों के प्रयोग में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो ये स्थिर साधनों के प्रयोग में कब परिवर्तन नहीं हो पाता है? अल्पकाल में, क्योंकि दीर्घकाल में तो हम उत्पादन के जो स्थिर साधन है उनमें भी परिवर्तन कर लेते हैं। अतः सही उत्तर रहेगा अल्पकाल में, यानी अल्पकाल में स्थिर साधनों के प्रयोग में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 10 में हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। दिया है रिक्त स्थान लागत औसत लागत को उसके सबसे निचले बिंदु पर काटती है। तो यहाँ पर वक्र के बारे में कहा गया है, तो यहाँ पे आएगा सही जो अपना उत्तर रहेगा सीमांत शब्द आएगा। सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को सबसे निचले बिंदु पर काटती है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में हमें भरना होगा सीमांत। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान वक्र आयताकार अति परिवलय होता है। तो यहाँ पर सही जो उत्तर रहेगा औसत स्थिर लागत। औसत स्थिर लागत वक्र आयताकार अति परिवलय होता है। प्रश्न 12, रिक्त स्थान लागत में एक फर्म द्वारा उत्पादन प्रारंभ करने से लेकर उसे जारी रखने की प्रक्रिया में होने वाले सभी मौद्रिक व्ययों को शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान है वहाँ पर आएगा कुल, यानी कुल लागत में टोटल कास्ट में एक फर्म द्वारा उत्पादन प्रारंभ करने से लेकर के उसे जारी रखने की प्रक्रिया में होने वाले सभी मौद्रिक व्ययों को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, कुल लागत तथा स्थिर लागत के अंतर को रिक्त स्थान लागत कहते हैं। तो कुल लागत और स्थिर लागत के अंतर को, यानी कि कुल लागत में से जब हम स्थिर लागत को घटा देंगे, कम कर देंगे, तो हमें कौन सी लागत ज्ञात हो जाएगी? परिवर्तनशील लागत। इसलिए यहाँ पर जो रिक्त स्थान है उसमें सही शब्द आएगा परिवर्तनशील लागत। हस्तांतरण आय किस प्रकार की लागत है? हस्तांतरण आय किस लागत को कहा जाता है? प्रश्न 14 है कि हस्तांतरण आय किस लागत को कहा जाता है? तो अवसर लागत को हस्तांतरण आय कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्थिर लागत व परिवर्तनशील लागत का योग किसके बराबर होता है? स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत का योग किसके बराबर होता है? तो कुल लागत के बराबर होता है। परिवर्तनशील साधन, दो परिवर्तनशील साधनों को बताना है कि कोई भी दो परिवर्तनशील साधनों के नाम बताना है यहाँ पर। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, श्रम है, कच्चा माल है, ईंधन का भुगतान। ये क्या है? परिवर्तनशील साधन। ईंधन का भुगतान ना होकर यहाँ पे ईंधन शब्द ही आएगा। श्रम, कच्चा माल और ईंधन, ये क्या है? परिवर्तनशील साधन है। प्रश्न क्रमांक 17, सीमांत लागत वक्र अंग्रेजी वर्णमाला के किस अक्षर के समान होता है? तो सीमांत लागत वक्र अंग्रेजी वर्णमाला के U अक्षर के समान होता है। प्रश्न 18,
परिवर्तनशील लागत में परिवर्तन के कारण कौन सी लागत उत्पन्न होती है? तो ये प्रश्न मुझे थोड़ा सा सही प्रतीत नहीं हो रहा है, फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि परिवर्तनशील लागत उत्पादन की मात्रा के साथ घटती बढ़ती है। यानी उत्पादन यदि हमारा कम होता है तो यह लागत भी कम हो जाती है, और उत्पादन बढ़ाया जाता है तो परिवर्तनशील लागत भी बढ़ जाती है, और इस लागत को प्रधान लागत कहते हैं। तो यहाँ पे यदि परिवर्तनशील साधन लिखा होता प्रश्न में कि परिवर्तनशील साधन में परिवर्तन होने के कारण कौन सी लागत उत्पन्न होती है, तो हमारा सही उत्तर हो जाता परिवर्तनशील लागत। लेकिन यहाँ पर प्रश्न की संरचना कुछ सही प्रतीत नहीं हो रही है। यदि इसके बारे में कुछ मुझे जानकारी प्राप्त होती है तो मैं आपको आगामी वीडियो में अवगत करा दूंगा। अब हम देखते हैं जो सही जोड़ी मिलाना है। तो सही जोड़ी मिलाने के लिए जो विकल्प दिए हुए हैं, पहला है औसत आगम। तो औसत आगम बराबर किसके होता है? TR/Q के, यानी कि टोटल रेवेन्यू अपॉन Q। जो कुल उत्पादन में यदि हम कुल उत्पादन से भाग दे देते हैं, कैसे? कुल उत्पादन में हम क्वांटिटी यानी कि मात्रा से भाग दे देते हैं तो हमें क्या ज्ञात हो जाता है? औसत आगम। अगला है औसत आगम वक्र। तो औसत आगम वक्र और मांग वक्र एक ही होते हैं। अगला है कुल आगम TR। कुल आगम क्या है? सीमांत आगम का योग होता है। अगला है TFC वक्र। तो TFC वक्र एक्स अक्ष के समानांतर होता है। AC और MC वक्र कैसे होते हैं? यू आकार के होते हैं। प्रश्न 20, औसत लागत तथा सीमांत लागत दोनों ही रिक्त स्थान लागत से ज्ञात होती हैं। तो दोनों ही लागतें किससे ज्ञात होती हैं? कुल लागत से ज्ञात होती हैं। सीमांत लागत और औसत लागत दोनों को ही कुल लागत से ज्ञात की जाती हैं। अब अगला प्रश्न है पूर्ति और कीमत में विपरीत संबंध होता है। यहाँ पे हमें बताना है कि सत्य असत्य बताना है। पूर्ति और कीमत में विपरीत संबंध होता है। तो विद्यार्थियों, जैसा कि हम जानते हैं पूर्ति और कीमत में विपरीत संबंध नहीं होता, क्योंकि जब सामान्यतः एक में यानी कि पूर्ति में वृद्धि होती है तो कीमत में, यानी कीमत में वृद्धि होती है तो पूर्ति में भी वृद्धि होती है। इसलिए यहाँ पर यह विपरीत संबंध नहीं होता है, बल्कि कैसा संबंध होता है? सीधा संबंध होता है। तो ये कथन कैसा है? असत्य है। प्रश्न क्रमांक 22, पूर्ति का संबंध लागत से होता है। तो यह कथन सत्य है। पूर्ति का संबंध लागत से ही होता है। अगला प्रश्न, वस्तु की कीमत का पूर्ति पर अधिक प्रभाव पड़ता है। प्रश्न है वस्तु की कीमत का पूर्ति पर अधिक प्रभाव पड़ता है। तो यह कथन सत्य है। अगला प्रश्न, कुल लागत कुल स्थिर लागत तथा कुल परिवर्तनशील लागत का योग होती है। तो यह कथन सत्य है कि जो कुल लागत होती है वह कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत दोनों का योग होती है। प्रश्न 25वां है औसत कुल लागत वक्र अंग्रेजी भाषा के वर्णमाला के Y अक्षर के समान होता है। तो यह कथन असत्य है, क्योंकि जो औसत कुल लागत वक्र है वह अंग्रेजी भाषा के Y अक्षर के समान नहीं होता, बल्कि U अक्षर के समान होता है। विद्यार्थियों, इसी प्रकार से मैं आपके लिए कक्षा 9वीं 10वीं में सामाजिक विज्ञान के और 11वीं 12वीं में अर्थशास्त्र विषय की सभी इकाइयों के जो प्रश्न बैंक हैं, उन प्रश्न बैंकों के प्रश्नों के उत्तरों के वीडियो आपको अपलोड कराता रहता हूं। तो मेरे साथ बने रहिए अपना इकोनॉमिक्स चैनल पर। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो आने वाले वीडियो रहेंगे वो समय पे मिल सकें, आप उनसे लाभान्वित हो सकें। अब मैं आपको ऐसे प्रश्न बता रहा हूँ, इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है, आपकी पुस्तक में ऐसे तैयार करना है। यहाँ पर मैं केवल प्रश्नों को आपको बता रहा हूँ जो कि प्रश्न बैंक में दिए हुए हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल की प्रश्न बैंक में जो जारी की गई प्रश्न बैंक है उसमें लिखे हैं। पहला प्रश्न है, यह 3 अंकों के प्रश्न है, 3 अंक मिलेंगे इनको लिखने में। साधन के प्रतिफल से क्या तात्पर्य है? अगला प्रश्न है मोड़ घुमाव के बिंदु से क्या आशय है? अगला प्रश्न, परिवर्तनशील अनुपातों की विभिन्न अवस्थाओं को समझाइए। अगला प्रश्न है स्थिर लागत व परिवर्तनशील लागत में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 5वां, दीर्घकाल में उत्पादन लागतों को समझाइए।
छठवां प्रश्न है अल्पकाल में सीमांत लागत वक्र यू आकार का क्यों होता है। सातवां प्रश्न है यदि कुल स्थिर लागत शून्य है तो औसत परिवर्तनशील लागत कितनी होगी और क्यों, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 8 क्या स्थिर लागत कुछ लंबे समय तक बनी रह सकती है। प्रश्न 9 परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की मान्यता लिखिए। प्रश्न 10 क्या दीर्घकाल में उत्पत्ति के साधन स्थिर हो सकते हैं, अगर नहीं तो क्यों, स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न 1 से लेकर 10 तक हैं। इनके आपके 3 अंक निर्धारित हैं और इनके उत्तर आपको 75 से 100 शब्दों के बीच में लिखना है। अब ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको 100 शब्दों से लेकर के 150 शब्दों के बीच में इनके उत्तर लिखना रहेंगे। तो इन प्रश्नों की हम चर्चा करते हैं यहाँ पर। पहला प्रश्न है अल्पकाल में उत्पादक द्वारा उत्पादन प्रक्रिया की किस अवस्था को अपनाया जाना चाहिए और क्यों। प्रश्न क्रमांक 2 निम्नलिखित पर अपने तर्क देते हुए टिप्पणी लिखिए। उत्पत्ति स्थिरता नियम एक वस्तु के उत्पादन के संदर्भ में सीमांत लागत पर परिवर्तनशील लागत का प्रभाव। प्रश्न क्रमांक 3 निम्नलिखित सूचनाओं से कुल उत्पादन तथा सीमांत उत्पादन ज्ञात कीजिए। तो ये सूचना दी है, श्रमिकों की संख्या और औसत उत्पादन दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर क्या करना है, निम्नलिखित सूचनाओं से कुल उत्पादन और सीमांत उत्पादन ज्ञात करना है। प्रश्न क्रमांक 4 उत्पादन फलन की संकल्पना को समझाइए। प्रश्न क्रमांक 5 एक विवेकशील उत्पादक अल्पकाल में किस अवस्था में उत्पादन कार्य लाभप्रद कर पाता है। प्रश्न क्रमांक 6 एक उत्पादन फलन ह्रासमान पैमाने के प्रतिफल को कब संतुष्ट करता है। अगला प्रश्न 7वां प्रश्न है क्या दीर्घकाल में कुछ स्थिर लागत हो सकती है, कुल स्थिर लागत हो सकती है। यहाँ पर ये शब्द थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। क्या दीर्घकाल में कुल स्थिर लागत हो सकती है, यदि नहीं तो क्यों। मान लीजिए प्रश्न 8वां है मान लीजिए एक फर्म का उत्पादन फलन Q बराबर 5L के है। अधिकतम संभावित निर्गत निकालिए जिसका उत्पाद फर्म कर सकती है 100 इकाइयाँ। L बराबर 100 इकाइयाँ, यहाँ 100 इकाइयाँ L और तथा 100 इकाइयाँ K द्वारा प्रदर्शित की गई हैं। प्रश्न क्रमांक 9 सीमांत लागत केवल परिवर्तनशील लागत पर निर्भर करती है, क्या आप सहमत हैं और क्यों। प्रश्न 10 क्या यह आवश्यक है कि जब AC गिरे तब MC भी गिरे, यानी यह बताना है कि क्या यह जरूरी है कि जब औसत लागत गिरे, औसत लागत वक्र गिरे, तब सीमांत लागत वक्र भी गिरे। तो विद्यार्थियों आपने इस वीडियो को देखा, इसके बारे में आपकी क्या राय है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, वीडियो को लाइक करें और यदि इस वीडियो के संबंध में कोई और भी आपको जानकारी की आवश्यकता हो तो वह अपने विषय शिक्षक से भी आप पूछ सकते हैं और यदि आपको कोई फिर भी दिक्कत रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपकी समस्या को दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। आपने वीडियो को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।